वेलकम टू स्टॉक मार्केट न्यूज़ अपडेट। दोस्तों, इस चैनल में आपको डेली शेयर मार्केट से जुड़े 10 नए अपडेट्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। जी एंटरटेनमेंट ने सोनी पिक्चर्स पर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक मर्जर डील साइन की है। इस बात की जानकारी कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में दी है। डील के मुताबिक सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट मर्ज की गई कंपनी में 1.57 अरब डॉलर का निवेश करेगी। 22 सितंबर 2021 को हुई बोर्ड मीटिंग में इस करार को मंजूरी दे दी गई है। सोनी इंडिया के प्रमोटर भी मर्जर के लिए हुए करार के तहत कंपनी में ग्रोथ कैपिटल डालेंगे। मर्जर के बाद बनी कंपनी में जी एंटरटेनमेंट की शेयर होल्डर की हिस्सेदारी 47% होगी, जबकि मर्ज हुई कंपनी में सोनी पिक्चर्स नेटवर्क की हिस्सेदारी 53% होगी। दोनों कंपनी के टीवी कारोबार, डिजिटल एसेट, प्रोडक्शन ऑपरेशंस और प्रोग्राम लाइब्रेरी को भी मर्ज किया जाएगा। साथ ही दोनों के बीच एक्सक्लूसिव नॉन बाइंडिंग टर्म शीट का करार हुआ है। डील का ड्यू डिलिजेंस अगले 90 दिनों में पूरा होगा। बोर्ड में ज़्यादातर डायरेक्टर को नॉमिनेट करने का अधिकार सोनी ग्रुप के पास होगा। नेक्स्ट अपडेट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 6 जून से 21 सितंबर के बीच 1 करोड़ रजिस्टर्ड निवेशक खाते जोड़े हैं। इसके साथ केवल 107 दिन में निवेशक खातों की संख्या 8 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। इससे पहले शेयर बाजार ने 6 जून को कहा था कि उसके रजिस्टर्ड उपयोगकर्ता का आधार 7 करोड़ को पार कर गया है। पिछले साल 23 मई से यानी 12 महीने से थोड़े अधिक समय में 2 करोड़ रजिस्टर्ड निवेशक खाते जोड़े गए। बीएसई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी आशीष कुमार चौहान ने कहा कि पिछले 1.5 साल से अधिक समय से प्रत्यक्ष रूप से या फिर म्यूचुअल फंड के माध्यम से इक्विटी निवेश बढ़ा है। वैश्विक स्तर पर इसके कई कारण हैं और घरेलू बाजार भी इस रुख का अनुकरण कर रहे हैं। चौहान ने कहा कि फरवरी 2008 में एक्सचेंज के पास सिर्फ 1 करोड़ निवेशक खाते थे। यह जुलाई 2011 तक बढ़कर 2 करोड़ हो गए। जनवरी 2014 में इसे 3 करोड़ तक ले जाने में बीएसई को लगभग 3 साल लगे और अगस्त 2018 में यह 4 करोड़ के स्तर को पार कर गया। मई 2020 में इसने 5 करोड़ का आंकड़ा पार किया। 19 जनवरी 2021 को 6 करोड़ और 6 जून 2021 को 7 करोड़ का आंकड़ा पार किया। 21 सितंबर 2021 को 8 करोड़ के स्तर को पार कर लिया। यह सबसे तेज वृद्धि जो केवल 107 दिनों में 1 करोड़ खाते जोड़े गए हैं। नेक्स्ट अपडेट है, वित्तीय मुश्किलों का सामना कर रही चीन की बड़ी रियल्टी कंपनी एवरग्रैंड ने कहा है कि वह 23 सितंबर को बॉन्ड पर इंटरेस्ट की पेमेंट करेगी। इससे मार्केट्स को कुछ राहत मिली है। एवरग्रैंड के डिफ़ॉल्ट करने से ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर असर होने की आशंका थी। एवरग्रैंड को यह पेमेंट डॉलर बॉन्ड पर करनी है। यह रकम लगभग 3.58 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। चीन की इकोनॉमी में एवरग्रैंड की बड़ी हिस्सेदारी है। इसके दिवालिया होने पर चीन में कई सेक्टर्स में मंदी आ सकती है। एवरग्रैंड के डिफ़ॉल्ट करने की आशंका से इस हफ्ते की शुरुआत में कई देशों में स्टॉक मार्केट में भारी गिरावटें आई हैं। कंपनी अगर बॉन्ड पर इंटरेस्ट का भुगतान निर्धारित तिथि से 30 दिनों के अंदर नहीं करती है तो इसे डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है, आईटीसी के शेयर मंगलवार को 3% की तेज़ी के साथ अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। दिन के कारोबार के दौरान आईटीसी के शेयर 242 रुपये पर पहुंच गए थे। आईटीसी में पिछले कुछ दिनों से निवेशक काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसका नतीजा है कि पिछले 1 महीने में स्टॉक के भाव 15% बढ़ चुके हैं। इसमें से 12% तेज़ी सिर्फ पिछले 4 दिनों में आई है। इस बीच निफ्टी के एफएमसीजी इंडेक्स में भी मंगलवार को तेज़ी देखी गई। एनालिस्टों का कहना है कि एफएमसीजी सेक्टर में रिकवरी और सिगरेट की दाम में बढ़ोतरी से आईटीसी के शेयरों में उछाल देखी जा रही है। आईटीसी के शेयर काफ़ी लंबे समय से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहे थे। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंपनी अपने मौजूदा स्तर पर आकर्षक दिख रही है और इसमें और तेज़ी भी आ सकती है। नेक्स्ट अपडेट है, डिफेंस सेक्टर की कंपनी पारस डिफेंस का इशू खुलने के बाद कुछ ही मिनटों में ही पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। कंपनी का इशू आज खुला है और 23 सितंबर को बंद होगा।
भारत डिफेंस ने 171 करोड़ रुपए का IPO लॉन्च किया है। इसमें से 140.60 करोड़ रुपए के फ्रेश इश्यू जारी किए गए हैं, जबकि 30 करोड़ रुपए के शेयर ऑफर फॉर सेल में बेचे गए हैं। कंपनी का इशू प्राइस 165 रुपये से 175 रुपये है, जबकि ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम 210 रुपये चल रहे हैं। इस हिसाब से देखें तो भारत डिफेंस के अनलिस्टेड शेयर ग्रे मार्केट में 385 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट है, उड़ने वाली कार का सपना अब सच होता दिखाई दे रहा है। अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने फ्लाइंग कार को उड़ने की परमिशन दे चुका है। अब भारत की विनाटा एरो मोबिलिटी कंपनी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। चेन्नई स्थित ये कंपनी इस हाइब्रिड फ्लाइंग कार को बना रही है। कंपनी ने पहली बार कार का मॉडल सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिखाया। इस कार का इस्तेमाल लोगों के ट्रेवल के अलावा मेडिकल इमरजेंसी सर्विस में भी किया जाएगा। अमेरिका में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसे ही एक कार को परमिशन दी है, जो 10,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है। हाइब्रिड कार एक सामान्य कार जैसी होती है, लेकिन इसमें 2 इंजन का उपयोग किया जाता है। इसमें पेट्रोल डीजल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर भी होती हैं। इस तकनीक को हाइब्रिड कहा जाता है। अब ज़्यादातर कंपनियां भी इस तरह की कारों पर काम कर रही हैं। नेक्स्ट अपडेट है, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ई-कॉमर्स रूल्स का जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उस पर उसे दोबारा विचार करना पड़ सकता है। दरअसल ड्राफ्ट का नीति आयोग, वित्त मंत्रालय और कंपनी मामलों के मंत्रालय सहित कई अहम मंत्रालय विरोध कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय का कहना है कि ई-कॉमर्स के लिए जो रूल्स तैयार किए गए हैं, उनसे बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने वाले इस सेक्टर पर नेगेटिव असर हो सकता है। मंत्रालय के कहना है कि रूल्स तेज़ी से बढ़ते सेक्टर की ग्रोथ में रुकावट न बने, जिससे बड़े पैमाने पर निवेश आए। कंपनी मामलों के मंत्रालय का कहना है कि रूल्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि कंपटीशन रुकावट आए। ई-कॉमर्स रूल्स का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसके मुताबिक भारी भरकम छूट वाली फ्लैश सेल को रेगुलेट किया जाएगा। इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनी को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के पास रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिजिकल स्टोर को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होगी। रूल्स में यह प्रावधान भी किया गया है कि अगर सेलर बायर को उसका खरीदा सामान या सेवा नहीं दे पाता है, तो उसके लिए ई-कॉमर्स साइट जिम्मेदार होगी। इसके अलावा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को लेकर कुछ परिभाषाओं में बदलाव भी किया जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट है, भारत सरकार लेदर प्रोडक्ट्स को PLI स्कीम में शामिल करने पर विचार कर रही है। फुटवेयर को ECLGS 2.0 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में शामिल करने की मांग की है। लेदर फुटवेयर सेक्टर को सस्ती ब्याज दर पर कर्ज की ज़रूरत है। वहीं दूसरी अहम खबर पर नज़र डालें तो करीब 2 साल बाद पर्यटन उद्योग में रिवाइवल की उम्मीद दिख रही है। सरकार के फेयर ब्रांड को लेकर दी गई छूट के बाद 15 अक्टूबर से हवाई किराए 50% कम हो जाएंगे। होटल बुकिंग में भी इजाफा दिख रहा है। सरकार जल्दी अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात और टूरिस्ट वीज़ा को फिर से शुरू करने वाली है। फेयर बैंड नियम में छूट का असर देखने को मिलेगा। टूरिस्ट सीजन में भी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। कैपेसिटी बढ़ने से फ़्लाइट की संख्या बढ़ी है। वही होटल बुकिंग में 30% का इजाफा देखने को मिल रहा है। जल्दी टूरिज्म वीज़ा और इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू होगी। नेक्स्ट अपडेट है, 48वें नेशनल मैनेजमेंट कन्वेंशन में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि दुनिया भर की इकोनॉमी कोरोना महामारी के झटके से उबर रही है। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना महामारी हमारे युग की सबसे बुरी घटनाओं में से एक है। इसने दुनिया भर में भारी तबाही फैलाई है। इसने दुनिया भर में जानमाल और आजीविका के साधनों को भारी नुकसान पहुंचाया है। दुनिया इस तरह के संकट के बहुत ही कम उदाहरण देखने को मिलते हैं। उन्होंने भी यह भी कहा कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी अहमियत रखती हैं।
ये ज़रूर है कि इस स्कीम के दायरे में आने वाली कंपनियां और सेक्टर अपनी क्षमता के में और सुधार करने के लिए इस स्कीम का सही तरीके से उपयोग करें। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की बाद की स्थिति में और बेहतर तकनीकों की ज़रूरत होगी। एनबीएफसीज और म्यूचुअल फंड जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स के एसेट में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। इसके साथ ही कॉरपोरेट बॉन्डों जैसे मार्केट इंस्ट्रूमेंट से होने वाली फंडिंग में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अपडेट है, सरकार टेलीकॉम कंपनी को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एजीआर के बकाये पर मोहलत देने के लिए विधेयक लाने पर विचार कर रही है। सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में टेलीकॉम कंपनी को 10 किस्तों में एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का बकाया चुकाने का आदेश दिया था। इस बीच केंद्रीय कैबिनेट ने एजीआर बकाये पर टेलीकॉम कंपनी को 4 साल की मोहलत देने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सरकार का मानना है कि मोरेटोरियम के राहत उपाय को लागू करने के लिए सबसे सही कदम अध्यादेश या विधेयक लाना होगा। सरकार में शीर्ष स्तर पर इसे लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि सरकार का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एजीआर भुगतान की राशि और उसे चुकाने की 10 साल की समय सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार का कहना है कि टेलीकॉम कंपनियों को बस बकाया चुकाने के लिए 4 साल की मोहलत दी गई है, उसे कम या ख़त्म नहीं किया गया है। अब जो सरकार के अंदर से बात निकलकर सामने आ रही है, उसके तहत सरकार अगले सत्र में एक अध्यादेश या कोई कानून ला सकती है, जिसके आधार पर एजीआर और स्पेक्ट्रम फीस के बकाये पर टेलीकॉम कंपनियों को राहत मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।